Hello everyone, today we will discuss convergence of second kind improper integral. ठीक है. सो आज की क्लास में हम कन्वर्जेंस ऑफ सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल को स्टडी करेंगे. मतलब आज हम सेकंड काइंड के जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं उनकी कन्वर्जेंसी को चेक करेंगे. मतलब वो कि कन्वर्जेंट हैं या फिर वो डाइवर्जेंट हैं, वो इंटीग्रल उन्हें कैसे चेक करते हैं हम. ठीक है. और केस फर्स्ट को हम स्टडी कर चुके हैं, आज हम केस सेकंड को स्टडी करेंगे. सो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि केस सेकंड क्या होता है सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल का. तो सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या था आपका, ये डेफिनेट इंटीग्रल था आपका एफ एक्स डी एक्स लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. सो यहाँ पर सेकंड काइंड में क्या होता है कि ये जो दोनों इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं ए एंड बी, ये कैसी होती हैं, फाइनाइट नंबर होती हैं. ठीक है. एंड ये जो फंक्शन हो जाता है आपका एफ एक्स, ये कैसा होता है, अनबाउंडेड होता है. सो ये होता है सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल. ठीक है. और इसका केस फर्स्ट क्या था, केस फर्स्ट ये था कि इसमें ये लिमिट्स तो फाइनाइट थी, दोनों फंक्शन भी अनबाउंडेड था, बट जो अपर लिमिट है इसकी, ये दोनों लिमिट्स हैं लोअर और अपर, तो फंक्शन जो डिफाइन नहीं हो रहा था वो किस पॉइंट पे नहीं हो रहा था, इस अपर लिमिट पे डिफाइन नहीं था. मतलब फंक्शन नॉट डिफाइन था किस पे, एक्स इज इक्वल टू बी पे. ठीक है. या आप ये बोल सकते थे कि जो फंक्शन है वो इनफाइनाइट बन जा रहा था किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू बी पे. तो ये फर्स्ट केस था. अब सेकंड केस को स्टडी करेंगे हम. तो सेकंड केस क्या होगा इसका, तो सेकंड केस में क्या होता है कि सेकंड केस में जो है, जो फंक्शन है आपका वो इनफाइनाइट हो जाता है किस पे, लोअर लिमिट पे, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे. कहने का मतलब जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं होता है किस पे, लोअर लिमिट पे डिफाइन नहीं होता है. तो इस केस को हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं हम इस केस को, सेकंड केस बोलते हैं. किसका, सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल का, या इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड का हम क्या बोल देते हैं, केस सेकंड बोल देते हैं. तो देखिए, केस सेकंड को पहले लिख लेते हैं. क्या होता है केस सेकंड, मैंने आपको बताया कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये कैसा है आपका, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है. सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड. अब जब सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है तो एक बात तो क्लियर है, लिमिट्स दोनों फाइनाइट होंगी और ये फंक्शन अनबाउंडेड होगा. अब ये अनबाउंडेड अगर केवल उस पर अपर लिमिट पे अनबाउंडेड होता है ओनली, तो इसे बोलते हो आप फर्स्ट केस. लेकिन अगर ये किस पे डिफाइन नहीं होगा, लोअर लिमिट पे डिफाइन नहीं होगा, मतलब ये लोअर लिमिट पे कैसा हो जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है, तो फिर ये कैसा केस हो जाएगा, केस सेकंड हो जाएगा. तो इसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर, एंड फंक्शन एफ एक्स बिकम्स इनफाइनाइट एट एक्स इज इक्वल टू ए. मतलब लोअर लिमिट पे इस बार फंक्शन क्या है, वो इनफाइनाइट हो जाता है, यानी इस पर डिफाइन नहीं हो रहा है. तो देखिए, इस तरह का अगर कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल है आपका, तो उसे कैसे आप ये उसकी कन्वर्जेंसी को कैसे आप टेस्ट करेंगे, मतलब उसका कैसे आप आइडिया लगाएंगे कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. ठीक है. सो देखिए, उसका क्या रूल होता है वो मैं आपको बता देता हूँ. तो देखिए, इंटीग्रल है आपका, हमने सपोज कर लिया कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है सेकंड काइंड का, और ये जो है x इज इक्वल टू ए पे जो है वो इनफाइनाइट है. ओनली x इज इक्वल टू ए पे, ऐसा नहीं कि b पे भी है. हमने ये मान लिया कि b पे तो डिफाइन है बट a पे डिफाइन नहीं है. तो ये सेकंड केस है. तो देखिए इसे कैसे करेंगे, इसका क्या वर्किंग रूल है. सो ये इंटीग्रल होगा a टू बी एफ एक्स डी एक्स. अब लिमिट हम यूज़ करेंगे एफ साइलेंट टेंस टू जीरो. साइलेंट को हमने एक ऐसी क्वांटिटी ली है जो जीरो को टेंस कर रहा है. ठीक है. ठीक है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है वो. सो अब हम क्या करेंगे, इस जो लोअर लिमिट पे डिफाइन नहीं है, इस लोअर लिमिट में एफ साइलेंट को ऐड कर लेंगे और इसका इंटीग्रल कर देंगे. तो जो इंटरवल है हमारा इंटीग्रल का, वो ये है, ए टू बी आपको इंटीग्रल करना है. ठीक है. सो अब ए टू बी जब आपको करना है, तो अगर ए में आप कुछ ऐड करेंगे बहुत स्मॉल क्वांटिटी, तो यानी ये लगभग ए के इक्वल रहेगा, और ये जो हमारी लिमिट्स हैं ये इस इंटरवल में ही रहेंगी. ठीक है, इसलिए हमने यहाँ प्लस किया है, माइनस नहीं किया. माइनस करते तो ये इससे इस साइड हो जाता, फिर इंटरवल से बाहर हो जाता है. ठीक है.
सो ये इस तरह से हम लिख लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का इंटीग्रल करेंगे और फंक्शन का इंटीग्रल करने के बाद उस फंक्शन में हम लिमिट्स को पुट करेंगे। लिमिट्स क्या है हमारी, a प्लस एप्साइलन टू b, ये लिमिट्स पुट करेंगे और फिर बाद में हम एप्साइलन के प्लेस पे 0 पुट करेंगे। ठीक है, सो उससे ये इंटीग्रल हमारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, किस लिमिट पे, एप्साइलन टेंड्स टू 0 पे। ठीक है, और सपोज ये सब कुछ करने के बाद हमें जो वैल्यू मिली वो सपोज क्या वैल्यू मिली है, हमें l वैल्यू मिली है। अब इस L से हम डिसाइड करेंगे, जैसा कि हम करते आए हैं अभी फर्स्ट केस में भी, कि इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट होगा। तो देखिए, अगर L जो होगा वो आपका, इफ़ L इज़ फाइनाइट नंबर या यूनिक फाइनाइट नंबर, देन जो इंटीग्रल होगा आपका a to b f(x) dx, ये कैसा होगा, इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है, एंड इफ़ L इज़ प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, या तो ये प्लस इनफाइनाइट हो जाता है या माइनस इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब फाइनाइट नहीं है, देन जो इंटीग्रल है आपका वो कैसा हो जाएगा, इज़ डाइवर्जेंट। ये कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। और अगर ना ही कन्वर्जेंट है ना ही डाइवर्जेंट है तो फिर कैसा हो जाता है, ऑक्सिलेटिंग हो जाता है। ठीक है, सो इस तरह से L की वैल्यू से आप डिसाइड कर सकते हैं कि इंटीग्रल जो होगा वो केस सेकंड में वो कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट होगा। सो ये था कंसेप्ट सेकंड केस के लिए, सेकंड केस को की कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए। ठीक है, अब हम इस सेकंड केस सेकंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड का ये केस सेकंड का एक एग्जाम्पल लेंगे, एक प्रॉब्लम लेंगे एंड उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे इस कंसेप्ट से, एंड देन ये कंसेप्ट आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम केस सेकंड के लिए उसकी कन्वर्जेंसी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो एक प्रॉब्लम लेंगे इसके बाद हम। सो देखिए, अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन x। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास एक इंटीग्रल है 0 to 1 अपॉन x इंटू डी एक्स। ठीक है, सो पहले तो हमको इसकी कन्वर्जेंसी चेक करनी है, लेकिन उससे पहले हमें ये चेक करना होगा कि ये जो इंटीग्रल हमें गिवन है ये फर्स्ट काइंड का है इम्प्रॉपर इंटीग्रल या फिर सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ठीक है, बिकॉज अगर ये फर्स्ट काइंड का होता है तो फर्स्ट काइंड का जो कंसेप्ट है इस पे वही यूज़ करेंगे हम, और अगर ये सेकंड काइंड का है तो हम सेकंड काइंड का कंसेप्ट यूज करेंगे। और सेकंड काइंड में भी कौन सा केस है, फर्स्ट केस है, सेकंड केस है या थर्ड केस है वो चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि किस काइंड का इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो देखिए कैसे पता चलेगा, सबसे पहले आप चेक करिए कि इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो कैसी हैं। तो इंटीग्रेशन की आप लिमिट्स देखते हैं तो 0 and 1 जो है वो इंटीग्रल की लिमिट्स हैं, एंड दोनों ही फाइनाइट नंबर होते हैं। 0 भी फाइनाइट नंबर होता है एंड 1 भी फाइनाइट नंबर होता है। ठीक है, सो कहने का मतलब जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो कैसी हैं, फाइनाइट है। तो कहने का मतलब फर्स्ट कंडीशन जो फॉलो हो रही है प्रॉपर इंटीग्रल की, तो यानी फर्स्ट काइंड का तो ये है नहीं है। अब इसे चेक करते हैं कि सेकंड काइंड का है कि नहीं। तो सेकंड काइंड के लिए क्या होना चाहिए, सेकंड काइंड के लिए फंक्शन इम्प्रॉपर इंटीग्रल होने के लिए सेकंड काइंड का फंक्शन को अनबाउंडेड हो जाना है इस इंटरवल में। तो देखिए फंक्शन क्या है यहाँ पर, किसका इंटीग्रल कर रहे हैं आप, 1/x का। तो 1/x में अगर आप ये लोअर लिमिट पुट करते हैं इस f(x) में तो f0 जो मिलेगा आपका 1/0 इनफाइनाइट होता है। तो कहने का मतलब 0 पे फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं हुआ, यानी लोअर लिमिट पे जो है फंक्शन वो डिफाइन नहीं हो रहा है। तो अपर लिमिट पे अगर आप चेक करेंगे f1, सो ये आएगा 1। तो कहने का मतलब अपर लिमिट पे तो डिफाइन है बट लोअर लिमिट पे डिफाइन नहीं हुआ। कहने का मतलब ओनली लोअर लिमिट पे डिफाइन नहीं हो रहा है, अपर लिमिट पे डिफाइन हो रहा है। तो कहने का मतलब कौन सा केस है इम्प्रॉपर इंटीग्रल का, ये सेकंड वाला केस है कि जो मैंने आपको बताया था कि a to b
एफ एक्स डी एक्स अगर ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है तो ये इस पे तो डिफाइन हो जाता है और इस पे डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो ये सेकंड केस है। और फर्स्ट केस में क्या था कि इस पे डिफाइन हो जाता है, इस पे डिफाइन नहीं होता है। तो देखिए अब ये इंटीग्रल कैसा है, सेकंड काइंड का सेकंड केस है, सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल का सेकंड केस है। और इसके लिए आपको उस पर सेकंड केस वाला कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो ठीक है, तो देखिए इसकी कन्वर्जेंसी को टेस्ट कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे इसका। सो इंटीग्रल है आपका 0 to 1 dx अपॉन x, ठीक है। सो अब ये किस पे डिफाइन नहीं था, 0 पे डिफाइन नहीं था। और 0 क्या है, लोअर लिमिट। तो आप क्या करेंगे, एप्सिलॉन का यूज़ करेंगे। एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लेते हैं एंड लोअर लिमिट में एप्सिलॉन को क्या कर देते हैं, लोअर लिमिट में एप्सिलॉन को क्या कर देते हैं, प्लस करते हैं, ऐड करते हैं। तो 0 प्लस कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन, ठीक है। माइनस नहीं, माइनस करते हैं, अपर लिमिट पे होता तो 0 प्लस एप्सिलॉन 1 dx अपॉन x। अब आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करना है। सो देखिए लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, ये कितना हो गया, 0 to एप्सिलॉन हो जाएगा आपका एप्सिलॉन 1, ये 1 अपॉन x dx, ठीक है। अब देखिए इसका इंटीग्रल करेंगे आप। सो 1 अपॉन x का इंटीग्रल कितना होता है आप जानते हैं, 1 अपॉन x का इंटीग्रल होता है log x। तो ये आपने इसका इंटीग्रल कर दिया एंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है यहाँ पर, एप्सिलॉन टू 1। सो एप्सिलॉन टू 1 यहाँ पर आप इंटीग्रेशन की लिमिट अप्लाई करेंगे इस पर। सो ये हो जाएगा 0 to 1 dx अपॉन x, ये तो एज इट इज़ रहेगा। ये इंटीग्रल की वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं आप। ये आ जाएगा आपका लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एंड यहाँ पर कितना पुट करेंगे आप, log 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे log एप्सिलॉन, ठीक है। और ये बात आपको पता है कि log 1 जो होता है वो कितना होता है, 0। तो ये हो जाएगा 0 माइनस log एप्सिलॉन। सो 0 to 1 dx अपॉन x, लिमिट, ये माइनस आप बाहर भी ले सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा माइनस लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 log ऑफ एप्सिलॉन, log ऑफ एप्सिलॉन। अब यहाँ पर क्या पुट कर देना है आपको, एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर देनी है। तो लिमिट तो यहाँ से हटा सकते हैं आप, ये हो जाएगा माइनस log ऑफ 0 एंड log 0 की वैल्यू आपको पता है, log 0 कितना होता है, log इनफाइनाइट तो होता है इनफाइनाइट और log 0 होता है माइनस का इनफाइनाइट। तो log 0 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस इनफाइनाइट। अब माइनस ये और माइनस ये, माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो आप लिख सकते हैं इसे प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। सो कहने का मतलब आपने इस इंटीग्रल को सॉल्व किया और इस इंटीग्रल से जो L की वैल्यू मिली, मतलब जो इसकी लिमिट वैल्यू मिली, वो आपको कितनी मिली, प्लस का इनफाइनाइट मिली। तो अब इस प्लस इनफाइनाइट से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर जो वैल्यू है इंटीग्रल की वो सोल्व करने के बाद अगर वो फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो कन्वर्जेंट होता है, एंड अगर वो कैसा मिलता है, या तो प्लस का इनफाइनाइट मिलता है या फिर माइनस का इनफाइनाइट मिलता है, तो क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। तो यहाँ पर वैल्यू कैसी मिली आपको, प्लस का इनफाइनाइट मिली। तो वैल्यू मिल रही है प्लस का इनफाइनाइट, इसलिए सो 0 to 1 इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन x कैसा इंटीग्रल होगा, ये प्रॉपर इंटीग्रल तो है ही, लेकिन कैसा होगा, इज डाइवर्जेंट। ये इंटीग्रल कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, बिकॉज इसे सोल्व करके हमारी जो वैल्यू मिली है हमें, वो प्लस का इनफाइनाइट वैल्यू हमें मिली है। तो हमने क्या किया, अब हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड को स्टडी किया और उसके सेकंड केस को स्टडी किया। सेकंड केस क्या था कि जो इंटीग्रेशन की हमारी एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है, तो जो फंक्शन है वो किस पे बाउंडेड हो रहा है, ओनली लोअर लिमिट पे। जब वो मतलब डिफाइन नहीं हो रहा है, मतलब फंक्शन बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, तो
उस केस में आप सेकंड केस को यूज करते हैं, और उस केस में आप एप्सिलॉन का यूज़ कर कर मतलब लोअर लिमिट में एप्सिलॉन को ऐड करके और एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लेकर उस इंटीग्रल को सोल्व करते हैं, और उसकी वैल्यू अगर फाइनाइट आ जाती है तो कन्वर्जेंट, और अगर प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आती है तो डाइवर्जेंट हो जाता है। तो इस तरह से आप सेकंड केस में कन्वर्जेंस को टेस्ट कर सकते हैं। ओके।